सर का इस सत्र को प्रारंभ करने से पहले मैं सर का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आप सबको देना चाहूंगी। सर का जो शैक्षणिक अनुभव है वो 20 वर्षों से अधिक का है। सर का जो अध्ययन क्षेत्र है या विषय विशेषज्ञता के क्षेत्र है, उसमें जो आपका जो रिसर्च जो है, रिसर्च है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है इस ये सर के भी क्षेत्र है, शैक्षणिक क्षेत्र है जिसमें सर ने विशेषज्ञता प्राप्त की है। सर ने अभी तक 5 रिसर्च टूल्स का निर्माण भी किया है। आपने 2 मॉड्यूल्स का निर्माण किया है एनसीईआरटी द्वारा जो प्रायोजित प्रोग्राम है उसके अंतर्गत। आप अनेक शैक्षिक तथा प्रशासनिक कमेटियों के सदस्य हैं तथा सर के अनेक शोध पत्र राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे जर्नल्स हैं उनमें प्रकाशित हैं। सर ने जो बहुत सारे अवार्ड्स का अर्जन किया है अपने शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र में है, और मैं ये कह सकती हूँ कि आप अपने क्षेत्र के कुशल मर्मज्ञ तथा निष्णात विद्वान हैं। आपको अपने मध्य पाकर सर हम गौरवित एवं हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। सर के बारे में 2 पंक्तियां कहने चाहूंगी। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज पाकर अपने मध्य पुलकित हैं सर हम आज। सर आज इस सत्र में हमें किस तरह से अनुसंधान परिकल्पना का निर्माण किया जाएगा उसके बारे में हमें जानकारी देंगे। सर मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप अपने ज्ञान के प्रकाश से हमें आलोकित किए। सर ओवर टू सर। जब रिसर्च शुरू करते हैं तो उसमें आपके साथ एक वर्ड जुड़ता है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, पीएचडी। पीएचडी का मतलब जो है फिलोसफी जो है अपने आप में कंप्लीट थिंग है। चाहे वो आप जिस विषय में रिसर्च करें, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, हिंदी में, अंग्रेजी में, सोशोलॉजी में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, एजुकेशन में, किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप काम करते हैं तो वहां आपको पीएचडी की डिग्री मिलती है। पीएचडी का मतलब जो है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी जो है, ये फिलोसफी ज्ञान के संबंध में रखी जाती है, जिसमें फिलोसफी की 5 ब्रांचेज, जहां पर मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, वैल्यू, एक्सियोलॉजी, इथिक्स और लॉजिक, ये 5 कंपोनेंट कंपलसरी आपके साथ जुड़ा हुआ है। कभी आप इसको एनालिसिस करके देखिएगा, हम उसमें उतना ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो डॉक्टर आप बनते हैं सब्जेक्ट के ज्ञान के, ये डॉक्टरी आपको सिर्फ दी जाती है क्योंकि आपने उस मेटाफिजिक्स में से कुछ निकाला है, उस कंटेंट में से कुछ निकाला है, और उसकी एपिस्टेमोलॉजी आपने कि वो ज्ञान क्यों निकाला आपने, इसका जवाब देते हैं और उस क्यों ज्ञान का वैल्यू इस्टेब्लिश करते हैं। देन आप वैल्यू के बाद इथिक्स क्रिएट करते हैं और उस इथिक्स में आप लॉजिकली उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि मेरा जो नॉलेज हमने प्रोड्यूस किया है अपने रिसर्च के माध्यम से वो सत्य है। क्योंकि ज्ञान की अनिवार्य विषय है सत्य होना। अगर सत्य नहीं है ज्ञान तो उसको ज्ञान नहीं माना जाता। ज्ञान के अपने वो तरीके हैं। तो आप इस संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो जो हमारा रिसर्च है, एनी रिसर्च लीड्स, भैया आगे बढ़ा दें, एनी रिसर्च लीड्स टू। अब देखिए रिसर्च के काम क्या है, ये 5 बेसिक काम है जो रिसर्च करता है। क्लेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, एडिशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, addition of existing knowledge, never explain of known relationship and totally new insight। ये 5-7 चीजें हम करते हैं, चाहे वो फंडामेंटली करें, चाहे हम क्या कहते हैं उसको अप्लाइड फॉर्म में करें। ये सब करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथोडोलॉजी होती है। हम बेसिकली इस पर ज्यादा समय नहीं देना चाहते, हम उस पर आना चाहते हैं हाइपोथेसिस पर, इसलिए आपको मैं ये बता रहा हूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिए। क्लेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज में जो हमको अभी तक प्राप्त ज्ञान है, ज्ञान उसमें हम कुछ और क्लेरिफाई करते हैं, स्पष्टता लाते हैं नए तरीके से देख करके, या कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें हम वो करते हैं, एडिशन कर लेते हैं किसी चीज का, या कोई नया एक्सप्लेन करते हैं, नया रिलेशनशिप देखते हैं, या हम किसी तरीके से नया इंसाइट क्रिएट करके इनोवेट कर लेते हैं। दैट इज मीनिंग ऑफ आवर रिसर्च सिस्टम। आगे चलते हैं, हम देखेंगे कि ये जो रिसर्चेज हम कर रहे हैं उसको हम क्लासिफाई करते हैं। कंडक्टिंग रिसर्च,
थ्रू मीन्स ऑफ नॉलेज सब्जेक्ट, ये हर सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम देखते हैं मेरा रिसर्च जो है क्लासिफाइड होता है, हम कई तरीके के रिसर्च पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, लेकिन उनके बेस हैं, वो बेसिस ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज वी हैव टू टाइप ऑफ रिसर्च, फंडामेंटल एंड अप्लाई। ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड नेचर ऑफ नॉलेज वी हैव थ्री टाइप ऑफ रिसर्च। जैसे हमारा नेचर है वैसे नॉलेज का भी नेचर है, आपका नेचर है, नॉलेज का भी नेचर है। तो नॉलेज ऑफ नेचर के आधार पर हम देखते हैं तो फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल एंड साइंटिफिक तीन ही रिसर्च होती है नॉलेज के नेचर पर। बट ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज वी हैव टू टाइप ऑफ रिसर्च, फंडामेंटल एंड अप्लाइड। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डेटा, आजकल एक बड़ा वो चल रहा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च मैं कर रहा हूँ, क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहा हूँ। दिस मीन्स इज यू हैव फोकस्ड ऑन डेटा you have collected for the research। तो क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा के नाम पर हम क्लासिफाई कर देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस वी हैव मेनी टाइप ऑफ रिसर्च लाइक एक्सपेरिमेंट, एक्स पोस्ट फैक्टो, फील्ड एक्सपेरिमेंट, केस स्टडी, एक्शन एंड इथनोग्राफी एक्सेट्रा। मैंने सर्वे लिखा जरूर है बट सर्वे का नाम नहीं लिया है। आज तक मुझको ये नहीं समझ में आया कि सर्वे मेथड कैसे बन गया, बट वी हैव अडॉप्टेड द सर्वे एज ए मेथड, नो प्रॉब्लम। ऑन द बेसिस ऑफ analysis we have more than 10 types of research like correlational study, trend analysis, descriptive, causal effect relationship, demographic etc। this means हमने क्वालिफिकेशन किया या क्वांटिफिकेशन किया अपने रिसर्च के मेथड को डिफरेंट बेसिस के आधार पर। इन बेसिस में चाहे जो हम अडॉप्ट कर लें, कुल मिलाकर हम जो नॉलेज क्रिएट करने जा रहे हैं या नॉलेज अप्लाइड करने जा रहे हैं, उन नॉलेज को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं इन प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट स्लाइड। हम जब रिसर्च की बात करते हैं तो हमारे रिसर्च में नॉलेज जो आता है वो तीन तरीके से मीन्स है हमारा साइंस, सोशल साइंस है। साइंस की जो रिसर्चेज होते हैं उनके थीरीज जो आते हैं उनके वो उस चीज को हम अप्लाई करते हैं सोशल साइंसेज में या सोसाइटी में, और वहां पर उसके यूटिलिटी को देखने के बाद हम ह्यूमैनिटी यानी उसके माध्यम से रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये तीनों जुड़े हुए हैं आपस में, इसलिए हमको इन पर भी बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। ये नॉलेज के सब्जेक्ट जो है सबसे जुड़े हुए हैं और कोई भी नॉलेज अकेला नहीं होता, कहीं न कहीं से। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन में हम साइंटिफिक तौर तरीके अपनाते हैं, राइटिंग जो करते हैं कोई न कोई लैंग्वेज यूज करते हैं, चाहे वो हिंदी करे, चाहे संस्कृत करे, चाहे। और आपको एक बड़ी बात मैं बताऊंगा, प्राउड की बात है कि जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा लैंग्वेज है जहां से हम जुड़े भी हैं आज, संस्कृत। संस्कृत दुनिया की ओरिजिनेटर भाषा है जो ओरिजिन करती हैं, और अभी तक 3 भाषाओं को ही ओरिजिन करने का दायित्व था, अभी आगे बढ़ रहे हैं, पता नहीं कितना आगे सफल होंगे लोग। लेकिन संस्कृत, लैटिन और ग्रीक 3 भाषाएं से जहां पर जो है हम ज्ञान को डिराइव करते रहे, ज्ञान को लेते रहे, ज्ञान को देते रहे, ज्ञान को आगे बढ़ाते रहे, और वो संस्कृत एक विषय जो है, एक भाषा जो है हमारे पास है, तो वी कैन प्राउड ऑन संस्कृत, कि हम भारत के लोग संस्कृत पर प्राउड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लीज। अब हम देखते हैं कि ये जो ज्ञान की बात हम कर रहे हैं, ज्ञान कैसा, हम ज्ञान पे नहीं जाएंगे कि व्हाट इज ए मीनिंग ऑफ नॉलेज। नॉलेज 2 प्रकार के होते हैं, है ना, एक एप्रियरी, दूसरा पोस्ट प्रेरी। तो एप्रियरी जो है जिसको हम लॉजिक के साथ, विजडम के साथ देखते हैं वो है, दूसरा जो एम्पिरिकल जिसको कहते हैं आनुभविक। तो आनुभविक ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान, इसमें हम न जा करके देखते हैं। एक ज्ञान हम लेते हैं पर्सनल वे ऑफ क्रिएशन ऑफ नॉलेज, जो हम खुद से अपने ज्ञान को क्रिएट करते हैं, मेरे अनुभव से जो निकलता है। दूसरा अथॉरिटियन मेथड, जो हमारे धर्म ग्रंथों और बड़े बड़े ग्रंथों में हमको नॉलेज देखने को मिलती है, वो मेरे अथॉरिटियन, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे पूर्वज, मेरे गुरुजी जो हमको बता के गए हैं, वो सारे ज्ञान हमको क्या कहते हैं, अगर हम लेते हैं तो वो अथॉरिटियन नॉलेज हो जाती है, कहलाती है। और बेसिक जो है फिलोसॉफिकल वे ऑफ नॉलेज है। अब यहाँ से जो ऑथेंटिक जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम अपने धर्म ग्रंथों में रखते हैं, जिसको हम अपने ग्रंथों में रखते हैं, एक चीज यहाँ जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि हमारे जो नॉलेज की स्थितियां हैं वो 3 ही होती हैं, 3 स्थितियों पे नॉलेज चलती है। एक है प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, जब हम अपने ज्ञान को संचय करते हैं,
दूसरा उस ज्ञान को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, और तीसरा है क्रिएशन ऑफ नॉलेज, जहां हम क्रिएट करते हैं। तो जो क्रिएशन ऑफ नॉलेज का सेगमेंट है वही रिसर्च का सेगमेंट है बेसिकली, और फिर वो जुड़ती है, प्रिजर्व हो जाती है, और प्रिजर्व होने के बाद फिर ट्रांसफॉर्म होती है, फिर क्रिएट होती है। एक साइकिलिंग चलती रहती है, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, क्रिएशन ऑफ नॉलेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, एक साइकिलिंग चलती रहती है। इसी में जो नॉलेज का बेसिक स्वरूप है वो फिलोसॉफिकल वे ऑफ क्रिएशन से आया है हमारे पास, जहां पर हम पहले डिडक्टिव वे ऑफ क्रिएशन ऑफ नॉलेज देखते रहे और दूसरा इंडक्टिव। तो डिडक्टिव वे ऑफ नॉलेज अगर हम देखें तो मेरे पास सिलोजिज्म होता था, भैया चेंज कर दें, सिलोजिज्म होता था। आप जानते होंगे कि डिडक्ट करना कि मतलब एक इस्टेब्लिश्ड नॉलेज से स्पेसिफिक नॉलेज की ओर बढ़ना। उसके लिए हम कुछ बेस चीजें करते हैं, जिसमें मेजर सिलोजिज्म होता था कि ऑल आर, जहां का एक फंडामेंटल थिंग है कि सभी हैं। दूसरा उसके रेफरेंस में हम एक लॉजिक देते थे माइनर सिलोजिज्म में कि सम इज या एनीवन इज, पर्टिकुलर इज, एंड थर्ड कंक्लूजन निकाल लेते थे कि एनीवन इज प्रूव्ड बाय थ्रू मेजर सिलोजिज्म। यानी आधार वाक्य से जो ज्ञान है, आधार वाक्य में जो हम इस्टेब्लिश ज्ञान रखते हैं, उस ज्ञान को हम कुछ विशिष्ट ज्ञान को वहां रख करके उस ज्ञान को ड्रा करने की कोशिश जब करते हैं तो डिडक्ट कहलाती है। लेकिन शुरुआती दौर में दर्शन में इसी तरीके से काम चलता रहा। जैसे लोग बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए हमने कहा कि सभी पक्षियां उड़ती हैं, मतलब जो उड़ते हैं वो सभी पक्षी होते हैं, और जो पक्षी हैं उसका मतलब उड़ते हैं। तो हमने कहा कि भाई पैरट एक पक्षी है इसलिए पैरट उड़ता है। तो हम सामान्य चीजों से स्पेसिफिक पे ले आ दिए। लेकिन दिक्कत ये आ गई कि मेरा नॉलेज पूरी तरह से वर्ल्ड वाइड नहीं था। हमने एक सामान्य संकल्पना की थी, सामान्य एक एजुम्सन किया था कि हमने कई पक्षियों को देखा होगा, कई चीजों को देखा, तो इसलिए हमने सबकी चर्चा कर दी। लेकिन बाद में हमको पता चला कि पेंगुइन इज अ वर्ड, पेंगुइन भी एक पक्षी है बट वो उड़ नहीं सकती। शुतुरमुर्ग एक पक्षी है बट वो उड़ नहीं सकता। तो यहां पर जो मेरा कंक्लूजन है वो गड़बड़ हो गया, यानी वो कंक्लूजन वैलिड या इनवैलिड हो गया। तो यहां पर वैलिडिटी इनवैलिडिटी के रेफरेंस में फिर एक दूसरा शुरू हुआ। जब इसमें प्रॉब्लम आने लगी डिडक्टिव रीजनिंग में, तो शुरू किया गया इंडक्टिव रीजनिंग। अब इंडक्टिव रीजनिंग में क्या किया, इसका जस्ट अपोजिट किया कि भाई मेरे नॉलेज का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा नहीं है, हमारी एक लिमिटेशन है और एक फेनोमेना तक ही हमारा नॉलेज है। क्योंकि एपिस्टेमोलॉजी यही कहती है कि व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज सोर्स ऑफ नॉलेज, व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ नॉलेज, ये उनका मूल विषय होता रहा और फिलॉसफी का एक पार्ट है ये। तो जब हमारे पास संपूर्णता का ज्ञान नहीं है, जहां तक मुझको अनुभव है उसी ज्ञान को लेकर कुछ सिम्टम्स के आधार पर हम जनरलाइज करते थे, थ्योराइज कर लेते थे। तो जिसमें हमने उल्टा किया कि फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल या फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, जो चाहे वो आप कहें। तो मैं उसमें भी मेजर सिलोजिज्म आ गया, क्या कि कोई पर्टिकुलर सिलोजिज्म में हमने देखा, फिर उसके रेफरेंस में एग्जाम्पल दिया और देन हमने कंक्लूजन ड्रा किया। मैंने कहा कि राम के पास जो है 2 पैर हैं, उसका दूसरा हमने एग्जाम्पल शो किया कि भाई रहीम के पास भी 2 पैर हैं। और जब राम और रहीम के पास 2 पैर है तो जो मनुष्य हैं उनके पास, सबके पास 2 पैर है। तो जनरलाइज कर दिया हमने इस तरह से एक बात करके कि जितने लोगों को मैंने देखा उन सब के पास 2 पैर है और वो सब आदमी है, इसलिए सभी आदमी के पास 2 पैर है, हमने एक से डिक्लेयर कर दिया। अब ये ट्रू तो ठीक है, हमने जो देखा उसी के आधार पर निर्णय निकाला, ये ट्रू और फॉल्स में चला गया कि या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू के रेफरेंस में अगर हम देखते हैं तो चूंकि ट्रू हम कब मानते हैं, जब पूरी तरह प्रमाणित हो। अब हमने एक छोटे से घटना क्रिया क्षेत्र की बातों को लेकर पूरे वर्ल्ड वाइड चीजों को निकाला, तो वहां पर जो है हम कैसे कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि हमारा जो है नॉलेज ये ट्रू है ना। मान लीजिए हमने कहा कि सब राम के पास 5 उंगलियां हैं
दोनों हाथों में 5-5, 10 उंगलियां हैं, रहीम के पास भी 10 उंगलियां हैं, और इसलिए जितने भी मनुष्य हैं सबके पास 10 उंगलियां होंगी। लेकिन बाई चांस अगर किसी के पास 6 उंगली निकल गई तो जो मेरा ज्ञान निकला, कंक्लूजन मैंने जो निकाला वो गड़बड़ हो गया, तो वो फॉल्स में चला गया, गलत हो गया। तो ऐसी समस्या इसमें भी आने लगी कि हम कैसे कहें कि मेरा जो नॉलेज है वो ट्रूथ भी है, वो वैलिड भी है, कैसे हम कहें कि मेरा नॉलेज परफेक्ट है। इसीलिए आगे चलकर के बेकन जैसे लोग जब आए, मिल जैसे लोग आए, उन्होंने ये जो इंडक्टिव थ्योरी थी, इंडक्शन करने की प्रक्रिया थी, फिलॉसफी को वो साइंटिफिक इंडक्शन में बदलने की कोशिश की, और वो इंडक्टिव नेचर हमारे पास दो तरीके से आ गया। भैया चेंज कर दें तो, क्योंकि अब यहां पर ये जो लिमिटेशन थी डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग की, वो क्रिएट साइंटिफिक इंडक्टिव रीजनिंग, बेकन की रीजनिंग आई। बेकन ने क्या कहा कि एक छोटा फेनोमेनोलॉजी लेकर के उस फेनोमेनोलॉजी के बीच में हम अगर अनुमान लगाएं, इंडक्टिव बात करें, तो वो परफेक्ट होगा। जैसे मैंने कहा एक परिवार में 5 लोग हैं, रमेश जो हैं वो बीएससी हैं, प्रतिभा जो हैं एमबीबीएस हैं, मुकेश जो हैं वो बीए हैं, रीना जो हैं वो क्या कहते हैं बीटेक हैं, और आकांक्षा जो हैं वो बीकॉम है। अब ये 5 एग्जाम्पल के बेस पर अगर मैं कंक्लूजन निकालने को कहूं तो आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे? कंक्लूजन आपका यही होगा ना कि इस परिवार के सभी लोग ग्रेजुएट हैं। ऐसा मानेंगे कि नहीं? अगर आप मानेंगे तो ठीक है, क्योंकि देखिए मैं इंटरेक्शन के साथ काम करूंगा, ठीक है। तो बीरेन ठाकुर जी, गौरव जोशी जी, हर्ष धामीजा साहब, एम आई राइट? यहां पर मैं ठीक हूं? ये परफेक्ट, हाँ प्लीज बीरेन जी बोले, मंजू कुमारी, किशोर कुमार जी, ओके, कमल जोशी साहब, कार्तिकेय शर्मा जी, कौशल झा जी, ममता पांडे जी, ओके। तो यहां पर हमने उसको बहुत ही स्पेसिफिक बना दिया कि हमारे एक फेनोमेना के अंदर इसको वो उन्होंने परफेक्ट रीजनिंग का नाम दिया, और परफेक्ट रीजनिंग जो है अब धीरे धीरे शिफ्ट होने लगी साइंटिफिक इंडक्शन में, इसी को साइंटिफिक इंडक्शन का रूप दिया जाने लगा। और ये क्या करता था, ये इन्फ्रेंस ड्रा तो करते थे, अनुमान तो लगाते थे, वो अनुमान उनकी फेनोमेनोलॉजी तक सीमित था। इसीलिए आप देखते हैं आप अपने रिसर्च की डिलिमिटेशन बनाते हैं कि हमारा रिसर्च की जो वेरिएबल है वो यहीं तक डिलिमिटेड है, और जो वेरिएबल की डिलिमिट क्रिएट करते हैं आप, उस डिलिमिटेशन जो है आगे चल के आपके रिसर्च की जो फाइंडिंग आती है वो लिमिटेड हो जाती है, वो लिमिटेशन है। इसीलिए आप देखेंगे कि आपके अपने रिसर्च में या किसी भी रिसर्च में डिलिमिटेशन, खास तौर से एजुकेशन एंड सोशल साइंस के लोगों की जरूरत पड़ती है डिफाइन करने की, डिलिमिट करने की। साइंस वालों को जरूरत नहीं पड़ती, उनके वेरिएबल जो है यूनिवर्सल नेचर के होते हैं, हमारा वेरिएबल कंटेक्चुअल नेचर का होता है, इसलिए हमको डिफाइन करना पड़ता है। और डिफाइन करने में हम एक सेटअप डेफिनेशन देते हैं जो मैं कर रहा हूं, और उस मैं जो कर रहा हूं वही डिलिमिट जो है आगे चल करके लिमिट करते हैं। और देखिए हमारे रिसर्च की प्रॉब्लम कहां है कि हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो डिलिमिटेशन के नाम पे क्या लिखते हैं कि हमने 50 लोगों के ऊपर रिसर्च किया, हमने दिल्ली तक रिसर्च रखा सीमित। अरे ये तो पॉपुलेशन और सैंपल की बात कर रहे हो। डिलिमिट क्या है आपके वेरिएबल की? आपका एक वेरिएबल जो है बहुत बड़ा होता है, उस बड़े में भी कौन से चीजों को आपने यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने मेंटल हेल्थ यूज किया, मेंटल हेल्थ एक वेरिएबल है,
उस मेंटल हेल्थ में हमने 3 एस्पेक्ट्स लिए कि मेरा मेंटल हेल्थ केवल इमोशनल लेस है, फियरलेस है एंड फिजिकली हेल्दी है। हम इन्हीं तीनों को माने हैं, बाकी और चीज को मेंटल हेल्थ में इंक्लूड नहीं किए। तो आपका ये डिलिमिट हुआ कि मेंटल हेल्थ में आपने केवल 3 चीजों को लिया, बाकी और चीजों को नहीं लिया। और यही लिखेंगे कि मेंटल हेल्थ के अदर एस्पेक्ट्स लाइक क्लियर कट फिलॉसफी ऑफ लाइफ, लाइक एंजाइटी लेस, लाइक क्या कहते हैं डेली रूटीन, डेली लाइफ, ये सबको हमने अपने मेंटल हेल्थ में नहीं इंक्लूड किया। तो ये आपका डिलिमिटेशन बनता है। लेकिन दुखद स्थिति ये है कि हमारे बच्चे जो है इस चीज को नहीं यूज कर पा रहे हैं। फिर आता है कि जब हमने फेनोमेनोलॉजी में लिमिट कर दिया, तब देखिए जो डिडक्टिव और इंडक्टिव की प्रॉब्लम थी, वैलिडिटी इनवैलिडिटी की या ट्रू फॉल्स की, वो यहां दूर होती नजर आ रही है। इसीलिए साइंटिफिक रिसर्च को एडवांस रिसर्च की श्रेणी में रखा गया है और आगे चल करके वो लगातार एडवांस होता जा रहा है, क्योंकि वो टूल्स के थ्रू वो प्रूव करते हैं, टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड भैया। अब देखिए साइंटिफिक इंडक्शन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि ऑब्जेक्टिव है टू एस्टेब्लिश यूनिवर्सल रियल प्रिपोजिशन, एक एस्टेब्लिश करना है यूनिवर्सल, विश्व का एक वर्ल्ड वाइड लेवल का एक वास्तविक वाक्य निर्मित करना है, और जिसमें इंक्लूड है फॉर्मल ट्रूथ एंड मटेरियल ट्रूथ। फॉर्मल ट्रूथ का मतलब आकारिक, जो आप डिडक्टिव से लेते थे वो आकार बनाता था, और मटेरियल ट्रूथ जिसको आप इंडक्ट से लेते थे, जहां पर आप उस इंडक्शन में आप जो क्रिएट करते थे वो मटेरियल ट्रूथ है, जो साइंस में यूज होता फॉर्मल ट्रूथ और मटेरियल ट्रूथ। ये दोनों बातों को यहां पर इंक्लूड करता है साइंटिफिक इंडक्शन। यहां पर हम फॉर्मल तरीके से भी देखते हैं और मटेरियल तरीके से भी अपने विषय को जांच करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब आप देखिए, अब हमारा साइंटिफिक इंडक्शन पर मैं आ गया, उस डिडक्टिव और इंडक्टिव से जहां से आपकी हाइपोथेसिस की शुरुआत होने वाली है, उसके पीछे की बैकग्राउंड क्या है इसको आप समझिए। आपका हाइपोथेसिस, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा, जोशी साहब, मनोज जोशी जी, मंगत राम साहब, मनोज कुमार जी, मंजू जी, मुकेश शर्मा जी, प्रकाश पांडे जी, राजीव रंजन मिश्रा साहब, प्रीति सुंडी जी, सचिन, शैलजा गुप्ता जी, शिखा पांडे जी, सोम पटेल जी, सौरभ चटर्जी, श्रीकांत भट्ट साहब, सुचंद्र सामंता, सुलेख जैन, तमन्ना कौशल, और भी जो लोग हैं जुड़े हुए हैं, वारा लक्ष्मी जी, विदिति रस्तोगी, विदुषी बोल्ला, विजय सिंह राठौर, विपिन शर्मा जी। आप देखें कि हाइपोथेसिस के नाम पर हम मजाक करते हैं, और जब मैंने इंडिया की एजुकेशन के रिसर्च का, मैं एजुकेशन वाला व्यक्ति हूं इसीलिए एजुकेशन को एनालिसिस किया, आरती जी, आकांक्षा जी, अरविंद नारायण मिश्रा जी हमारे मित्र हैं, मिश्रा जी को नमन, बबीता सिंह जी, चांदनी चौधरी जी। आप देखें कि रिसर्च के नाम पर हमने वो मजाक बनाया है केवल फॉलोइंग नेचर करके। मैं यहां थोड़ा क्रिटिकल हो रहा हूं। अब तक इंडिया में 1,30,000 से ज्यादा रिसर्चेज हुए हैं पर्टिकुलर एजुकेशन में, उसमें मैं भी इंक्लूड हूं। और पुराने 1942 में पहली रिसर्च प्रोड्यूस किया था बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने, सी चक्रपाणे ने किया था एजुकेशन में रिसर्च, और टॉपिक था अर्थमेटिक एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ हाई स्कूल। 10th स्टूडेंट के अर्थमेटिक एबिलिटी को उन्होंने जज किया था, रिसर्च किया था। तब से लेकर के आज तक कमोबेश थ्रू पीएचडी, थ्रू प्रोजेक्ट, थ्रू डिजर्टेशन, थ्रू एमफिल डिजर्टेशन, और बहुत सारे चीजों को मिला करके हम देखते हैं। तो लेकिन रिसर्च जो है, हम केवल थीसिस लिख रहे हैं,
हमारी पॉलिसी क्रिएट करते हैं दूसरे लोग, साइंस के लोग, हम केवल चीड़-फाड़ करते हैं। तो खैर आप इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से अगर थोड़ा भी सुधार होगा या अपने स्टूडेंट को करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, कम से कम एजुकेशन का। इसके लिए मैं प्रोफेसर अमिता पांडे मैम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक इस विषय पर वो रखा, ताकि जो हम गलत दिशा में जा रहे हैं या अब दूर होते जा रहे हैं रिसर्च के, उससे हम फिर से जुड़े, फिर से सोचें कि रिसर्च क्या है। अब हम देखें कि साइंटिफिक इंडक्शन का बेस क्या है। बेसिकली हेल्प टू एस्टेब्लिश यूनिवर्सल लॉ, जो विश्व सर्वव्यापी लॉ है, विश्वव्यापी नियम है, रूल है, उसको एस्टेब्लिश करना। साइंस एंड, और ये जो यूनिवर्सल लॉ है वो 3 तरीके से हैं। आप देखेंगे कि यूनिवर्सल लॉ 3 प्रकार का है। जहां से हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं उसके पीछे की घटना वो कहते हैं यूनिफॉर्मिलिटी इन नेचर, कि ये जो नेचर है उस नेचर में यूनिफॉर्मिटी है, साइंस का कहना है। और इस साइंस को मैंने अडॉप्ट किया एज एजुकेशनिस्ट थ्रू फॉर द रिसर्च को, साइंस की यूनिवर्सल नेचर को मैं अपने कॉन्टेक्चुअल नेचर के एजुकेशन में अडॉप्ट कर लिया। प्रोसेस साइंस की हो रही है और यूनिवर्सल नेचर, और लेकिन कॉन्टेक्चुअल नेचर है, कैसे हमको मिलाना है, ये इस बात को सीखना है। और ये यूनिफॉर्मिटी के पीछे जो है 3 फॉर्म है। एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ सक्सेशन है। सक्सेशन ये कहता है कि कोई भी विषय वस्तु जो है वो आवश्यक रूप से, अगर एक घटना घटती तो दूसरी आवश्यक रूप से घटित होती है, ऐसा मान करके। जैसे आग लगने पर गर्मी बढ़ जाती है, ऐसा हम मानते हैं। सूरज, गर्मी आने पर सूरज का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये सक्सेशन है। दूसरा यूनिफॉर्मिटी ऑफ कोएग्जिस्टिंग, यानी एक घटना के बाद दूसरे घटना का जुड़ा होना, ये कोएग्जिस्ट करने की बात करता। और तीसरा पार्ट सिमिलरिटी, समानता। समानता में बहुत अधिक फोकस किया गया कि समानता का मतलब यूनिफॉर्मिटी इन सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का मीन्स जैसे पानी अगर 100 डिग्री पर बॉयल होगा तो कहीं भी रख दो 100 डिग्री पर ही बॉयल होगा और उसका वो पानी जो है चेंज होगा, ये तरीका था। दूसरी तरफ लॉ ऑफ कॉजेशन, ये दूसरा नियम था कि कार्य कारण संबंध है, नियम है। और ये 2 तरीके से हैं, एक क्वालिटेटिव मार्क्स ऑफ कॉजेशन और दूसरा क्वांटिटेटिव। बहुत ज्यादा हम डिटेल में इसमें नहीं जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये फिलोसफी की चीज है। हमको बेसिकली हाइपोथेसिस पर आना कि हाइपोथेसिस के पीछे देखिए ये रूल्स काम कर रहे हैं, कैसे हम यूनिवर्सल्स टू स्पेसिफिक कंसर्न में आ रहे हैं। तो क्वालिटेटिव मार्क्स यानी गुण की दृष्टि से अगर हम कारण देखें तो हमारे उसमें कई चीजें मिलती हैं, जैसे इंसिडेंट मिलता है, पूर्ववर्ती चीजें हैं, यानी कोई भी कारण घटित होगा तो उसके पूर्व कोई न कोई चीज विद्यमान रहेगा। और नियत यानी इनवेरिएबल है, उसमें नियत है, उसमें छुपे होने का गुण है। अगर वर्षा होती है तो वर्षा के पूर्व बादल है और बादल के अंदर पानी है, तभी वर्षा होगी, नियत है ये। एंड देन अनकंडीशनल, ये अनकंडीशनल है, जिसमें बिना किसी शर्त के अगर वर्षा होना है तो बादल आएगा, बिना बादल के वर्षा नहीं होगा। कई बार धूप दिखता है लेकिन उसके ऊपर, बहुत ऊपर ऊंचाई पर बादल होते तभी पानी गिरता है। हमको कल लगता है कि ना अरे धूप भी निकली है, बादल पानी भी गिर रहा है, वो नहीं है। अब हम इनके रिलेशनशिप को देखें तो लॉ ऑफ कॉजेशन और यूनिफॉर्मिटी इन नेचर डिपेंड अपॉन ईच अदर, यानी वाइस वर्सा वो है, कार्य कारण संबंध है, इसका मतलब यूनिफॉर्मिटी इन नेचर है। और यूनिफॉर्मिटी इन नेचर हो रहा है तो कॉज कारण रिलेशनशिप बन रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है जो हमको धीरे धीरे साइंस की चीजों को उसमें हाइपोथेसिस की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये बातें बेसिक चीज हम देखिए, उन किताब की चीजों को नहीं बता रहा हूं जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में लिखी जाती है।
अभी मैं उस रिसर्च मेथोडोलॉजी के पीछे हूं। ठीक है, चले अब नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आते हैं एपिस्टेमोलॉजी ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की ज्ञान मीमांसा क्या है। अब यहीं से पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम साइंटिफिक इंडक्शन टू हाइपोथेसिस। कैसे ये पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है उस साइंटिफिक इंडक्शन से, जिसने परफेक्ट वो किया, इंडक्टिव किया, और उस परफेक्टनेस में ट्रुथ भी थी और वैलिडिटी भी थी, और एक छोटे फेनोमेनन में था, और वो अनुमान लगाने की घटना, जो इन्फ्रेंस ड्रा करने की घटना है, छोटे से क्षेत्र में हम घटना में कैसे इन्फ्रेंस ड्रा करते हैं, वो शिफ्ट हो रही है हाइपोथेसिस में। अब हाइपोथेसिस की जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में दो चीजें हैं। उसमें ये माना गया, पहले तो कार्य कारण संबंध, यूनिफॉर्मिटी नेचर है, उनका अस्तित्व है, वो एक दूसरे से जुड़े हैं। प्लूरिटी ऑफ कॉजेशन, यानी कार्य कारण में बहुवाद है, बहुलता है, कोई एक फैक्टर नहीं जिम्मेदार होता किसी चीज के। जैसे आप बीमार हो गए, मान लीजिए फीवर आ गया, और फीवर आने पर फीवर के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, मे बी फैटिग, थकान, मे बी मलेरिया, मे बी फाइलेरिया, मे बी अदर कॉजेस। तो कुछ ना कुछ है जिसके कारण, लेकिन वो बहुत सारे कारण है किसी एक फैक्टर्स के। आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इस पढ़ाई न कर पाने के पीछे जो कॉजेज हैं, बहुत सारे कॉजेज हो सकता है कि आप में एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो सकता है आपके घर की परिस्थिति नहीं काम करने दे रही है, हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के बिजनेस में हाथ बटाते हो सकता है आप अपने मदर्स के काम में हाथ बटाती हो सकता है अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए अपना टाइम उनको देते हो, मे बी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉजेस है ना, यू कैन सी, बट इट इज ए प्लूरिटी ऑफ कॉजेशन। ये प्लूरिटी रिलेटिव ऑफ कॉजेशन जो है, ये हमारा हाइपोथेसिस की एक विशेष है, जिसमें हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं कि इस कारण से ये ऐसा हो रहा है, उस कारण से ऐसा हो रहा है, यही है उसका पीछे का। इसका दूसरा है रियल बेस ऑफ साइंटिफिक हाइपोथेसिस। अब देखिए मैंने वर्ड यूज किया साइंटिफिक हाइपोथेसिस। अगर आप हाइपोथेसिस बना रहे हैं तो याद रखिएगा कि वो साइंटिफिक तरीका होगा। फिलोसॉफिकल रिसर्च में हाइपोथेसिस नहीं बनती, क्योंकि फिलोसफी लॉजिक से दिया जाता। हमने कहा कि दो प्रकार के ज्ञान है, एक एप्रियरी नॉलेज जिसको हम बौद्धिक ज्ञान कहते हैं, दूसरा एम्पिरिकल नॉलेज या क्या कहते हैं अनुभविक ज्ञान जिसको कहते हैं। तो ये अनुभविक ज्ञान का है विषय वस्तु। अगर आप फिलोसॉफिकल रिसर्च करेंगे वहां पर हाइपोथेसिस नहीं होगी, हिस्टोरिकल रिसर्च करेंगे वहां भी हाइपोथेसिस नहीं होगी, वहां एज्यूम्शंस होंगे, क्योंकि घटना हो चुकी है, बहुत पुराना हो गया है। तो यहाँ पर साइंटिफिक विषय वस्तु की बात है। अब साइंस की जो विषय वस्तु वो दो चीजों पर निर्भर करती हैं, दो चीजें जरूरी होती हैं, एक है ऑब्जर्वेशन और दूसरा है एक्सपेरिमेंट। अब आप देखिए, ऑब्जर्वेशन भी देखना है और एक्सपेरिमेंट भी देखना है, बट दोनों में अंतर है। ऑब्जर्वेशन में क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन थ्रू 5 जो सेंस ऑर्गन है हमारे, आंख, नाक, मुंह, स्वाद, टच, ये जो हम देखते हैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन करने का तरीका है, और नेचुरल सेटअप में हम जो देख रहे हैं उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। बट इस ऑब्जर्वेशन की कुछ कंडीशंस हैं, तभी उसको ऑब्जर्वेशन सही से माना जाएगा, अदरवाइज ऑब्जर्वेशन मेरा बायस्ड हो जाएगा। और आजकल देखिए कैसे बायस्ड ऑब्जर्वेशन में हम रिसर्च करते हैं। मुझको ये लगता है, आप देखिए हम कैसे हाइपोथेसिस या कैसे टॉपिक निकालते हैं। हम जाते हैं टॉपिक 4-5 लेके कहीं से साइटेशन से देख करके 5-7 निकालते हैं, और उसमें से केवल वेरिएबल का पोजीशन चेंज कर देते हैं, मेरा टॉपिक तैयार। अभी जिस दिन मैडम का एक वो आया था कि इस पर काम करना है, मैं गुड टू ग्रेट पढ़ रहा था, और उस गुड टू ग्रेट के किताब में, जिसको जेम कोलिन ने लिखा है, और परहैप्स मेरे पास अभी यहाँ पर है भी, इस गुड टू ग्रेट में मैंने देखा कि रिसर्च करने के पहले सर्च करिए।
और वो सर्च आपकी नॉलेज की डेप्थ सर्च है, और डेप्थ सर्च के बाद आपके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट हो, और जब क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी तब रिसर्च की ओर आप बढ़ते हैं। तो वो चीज हमारे यहां अभी नहीं दिख रही है। क्यूरियोसिटी क्रिएट होने की बात दूर है, नहीं दिख रही है। चलिए दूसरा, तो इसमें हमको 3 हमारे कंडीशंस हैं ऑब्जर्वेशन के, स्वस्थ ऑब्जर्वेशन के, हेल्दी ऑब्जर्वेशन के। इंटेलेक्चुअल कंडीशन है पहला, कि हम बौद्धिक रूप से मजबूत रहें, कि हमको क्या देखना, हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या, एवरीथिंग। दूसरा फिजिकल कंडीशन, मैं बीमार न रहूं। मान लीजिए हमको जॉइंटिस हो गया है और मैं पीलिया का रोगी हूं, तो मेरी जो भी चीज दिखाई देगी वो पीले रंग की दिखेगी, कलर ब्लाइंडनेस आ जाएगा। और थर्ड इज मॉरल कंडीशन, हमारा मॉरलिटी क्या कहता है। चूंकि आपको पीएचडी की डिग्री मिलनी है, उसमें हमने कहा इथिक्स और एक्सियोलॉजी जुड़ी हुई है, तो वहां पर यहाँ पे मॉरल कंडीशन कैसे जुड़ रहा है कि हमको इमोशनल नहीं होना है कहीं भी, हमको जो, इसीलिए तो आपको पास नल हाइपोथेसिस का कंसेप्ट आया। तो ये जो हमारा कंडीशंस हैं वो क्या कहते हैं, फुलफिल करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन वो बट नेचुरल सेटिंग में। अब हम एक्सपेरिमेंट, चूंकि साइंस को हमने क्या क्या लिमिटेड फेनोमेना में काम करना है, तो एक्सपेरिमेंट करना है। अब एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट को हम क्या करते हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंट। सर नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड सर। हाँ यस, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ हाइपोथेसिस। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू बेन क्या कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन इज फाइंडिंग अ फैक्ट। हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू फैक्ट को फाइंड कर सकते हैं, बट इन एक्सपेरिमेंट वी मेक अ फैक्ट। हम फैक्ट को बनाते हैं, चाहे थ्योरी बनाए, प्रिंसिपल बनाए। और मजेदार बात यह है कि हमारे विद्यार्थी थ्योरी, प्रिंसिपल, रूल, डॉक्ट्रिन में अंतर नहीं कर पाते कि कब बनता है। आफ्टर रिसर्च ये थोड़ा सा गिरावट है, बट मुझे लगता है। और अब आप देखिए कि जब हम फैक्ट बनाने जा रहे हैं तो हमको करना क्या, एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन है, एक टाइप का ऑब्जर्वेशन ही है वो, बट हम वहां पर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, फैक्ट निकालने जा रहे हैं, या फैक्ट का एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसके लिए हाइपोथेसिस क्रिएशन अब शुरू होने जा रहा है। हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस एक प्रकार का एनालॉजी है, सादृश्य अनुमान है, सादृश्यता है इसमें, कि देख करके अनुमान लगाना। और आपको शायद पता हो कि फ्रैंकलिन वाज फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट फिलोसोफर, फर्स्ट साइंटिस्ट, जो आप मन हो वो कह लीजिए, जिन्होंने हाइपोथेसिस क्रिएट किया था। बिजली, जो आकाश की बिजली चमकी थी और जो मैन मेड बिजली था, उसकी सिमिलरिटी का उन्होंने बताया था कि इन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। वो उनकी हाइपोथेसिस लिया जा सकता है पहली बार। इसी तरह से डार्विन ने किया अपने उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में, हाइपोथेसिस की कल्पना करके धीरे धीरे। अब वो साइंटिफिक इंडक्शन जो अनुमान लगाता था, अब टेस्ट करने के रेफरेंस में आ रहा है, टेस्ट करने के रेफरेंस में आ रहा है। इस नाते हमारा जो है हाइपोथेसिस एनालॉजी, और जिसमें हम सर्च करेंगे एक प्रोबेबल इन्फ्रेंस को, एक संभावित अनुमान को सर्च करने जाते हैं। और वो संभावित अनुमान अगर कई बार हमने सर्च किया, सर्च देन रिसर्च देन रिसर्च देन रिसर्च, तब जाके एक थ्योरी क्रिएट होती है, अगर बार बार वो प्रूव हो गया या टेस्ट हो गया तो। अब ये प्रोबेबल जो इन्फ्रेंस हम ड्रा करने जा रहे हैं थ्रू हाइपोथेसिस, ये फ्रॉम पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर है, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर है। और वो विशिष्ट या सम टू फ्रॉम सम टू सम, कुछ से कुछ की ओर है। इसका मतलब ये है कि हमारा हाइपोथेसिस एक वर्क करता है कुछ स्पेसिफिक फॉर्म पर, स्पेसिफिक कंडीशन पर, और स्पेसिफिक विषय वस्तु को लेकर के टेस्ट करता है। इसीलिए
हाइपोथेसिस का जो नेचर होता है वो टेस्टिंग का होता है। हाइपोथेसिस कीप टेस्टिंग नेचर और इंक्लूड हाउ मच, कितना, कितना की बात करेगा, प्रूव नहीं करता, एजुम्सन प्रूव करता है। और हमारे यहाँ के विद्यार्थी लिखते हैं देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल टीचर ऑन एटीट्यूड ऑफ दिस। ये गलत है, ये एजुम्सन है। हाइपोथेसिस के नाम पर हम एजुम्सन बना रहे हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं, जबकि हाइपोथेसिस कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाता, रिजेक्ट होता है। मेरी हाइपोथेसिस बनाई, रिजेक्ट हो गई या नॉट रिजेक्टेड है। और इसमें भी एक खेल है, आगे आपको आ ही रहा हूं, मैं बताऊंगा। इस खेल में क्या चक्कर है कि जो रिजेक्ट और नॉट रिजेक्ट लिखते हैं, ये रिजेक्शन क्यों किया जाता है और नॉट रिजेक्ट का वर्ड क्यों यूज किया जाता है इसका। अब देखें कि हमारा जो हाइपोथेसिस है ये गाइड मोस्ट pointing out the direction in which more rigorous investigation should be pursued। इसका अर्थ क्या है कि हमको ये हाइपोथेसिस एक डायरेक्शन दे रहा है, किसके लिए, प्रोबेबल इन्फ्रेंस के लिए। जो मेरा संभावित अनुमान है उसके लिए एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि ऐसा हो या ऐसा नहीं हो। और हमारे यहां देखिए हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस वो हो जाए, क्या कहते हैं, नॉट रिजेक्ट हो, उसके लिए हम कई बार अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम को, जैसे 0.01 लेवल लिया है तो हम 0.5 कर देंगे, ताकि वो जो एक स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल डाटा है, मतलब टेबल है, उसके अंदर हमारा ऑब्जर्व डेटा आ जाए। ये कहीं न कहीं से मिस या माल प्रैक्टिसेस कह लीजिए या मिसलीडिंग विषय वस्तु कह लीजिए, ऐसा नहीं। आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का निर्धारण है वो कैसे निर्धारित होगा, इसकी बातें हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। अब हाइपोथेसिस किसके लिए हमने बनाया, फॉर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। याद रखिए हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्शन के बाद उसकी टेबल बनाते हैं, टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, क्या कहते हैं, कोरिलेशन और पाई चार्ट, हमारा ये सब बना करके, और नीचे उसी को एज इट इज, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में है, हम उसको वर्ड फॉर्म में लिख के डिस्क्राइब करते हैं। व्हाट इज दिस, ये क्या है, हमको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये आपको कोई एक्सपर्ट जरूर बताएगा। अब ये नेचर ऑफ साइंस एक्सप्लेनेशन क्या है, कंसिस्ट डिस्कवरिंग, आपने उस हाइपोथेसिस के अंदर क्या डिस्कवर किया, डिडक्ट किया और एसिमुलेशन किया। उस एसिमुलेशन को आप देखें किस तरह से हम संबंधित किए हैं, ये हमको बताता है। हाइपोथेसिस में हम ये चर्चा कर पाते हैं। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि हम हाइपोथेसिस में किस किस प्रकार से एनालिसिस कर। देखिए हमारा बेसिक कंसिस्ट क्या है, डिस्कवर करना, डिडक्ट करना और एसिमुलेट करना, ये चीजें हैं। दूसरा हम जो है इस विषय को करते हैं कि किस प्रकार के मेरे पास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। तो मेरे पास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तीन प्रकार से हैं। एक है एनालिसिस करते हैं हम, और एक कनकेटेनेशन करते हैं, श्रृंखला बनाते हैं, और एक सब्सिमिशन करते हैं। एकीकरण करना, अंगीकरण करना, यानी विश्लेषण करना, श्रृंखला बनाना, और एक के बाद एक रिसर्च खत्म हुई, उसके आगे दूसरी रिसर्च, उसके आगे तीसरी, एक सीरीज ऑफ द रिसर्च चलती है। और विश्लेषण करना, कोई एस्टेब्लिश्ड थ्योरी को हम एनालिसिस करके अप्लाई करते हैं, अलाइड करते हैं, वो अलग चीज है। एनालिसिस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। और अंगीकृत करना, साइकोलॉजी की विषय वस्तु को एजुकेशन में अंगीकृत करना, सोशलॉजी के विषय वस्तु को एजुकेशन अंगीकृत करना, कंप्यूटर साइंस के जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको अंगीकृत करके हाइपोथेसिस बनाकर टेस्ट करना, ये हमारा काम होता है उसका हाइपोथेसिस का। और ये हाइपोथेसिस जब ये तीन तरह के एक्सप्लेन करता है
तो अब इसको लिखे कैसे? सर प्लीज चेंज द, ये अब देखिए हम क्या लिखते हैं और लिखना कैसे चाहिए। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इन रिसर्च, इट इज डिपेंड अपॉन ऑब्जेक्टिव, जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया, बट फॉर्मुलेशन ऑफ द बेसिस ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर वी कॉल्ड कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस, जिसको हम कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस कहते हैं। ये हमारा प्रीवियस रिसर्च के फाइंडिंग पर है, और इसको चूंकि हमने कहा ना कि हमारा जो कार्य कारण संबंध पर आधारित है हाइपोथेसिस, तो उसमें हमको कार्य और कारण दोनों को दिखाना होगा, और एक स्पेसिफिक टर्म को यूज करते हैं, हम केवल सेकंड टर्म को लिखते हैं। देखिए जो एजुम्पशन बना देता है वो हाइपोथेसिस नहीं रह जाती। प्लीज बी अवेयर अबाउट राइटिंग द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब कैसे लिखेंगे, अब हम बता रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमारे पास दो प्रकार की हाइपोथेसिस है। एक है कंसेप्चुअल या रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसको हमने प्रीवियस जो रिसर्चेज हुई हैं उनके फाइंडिंग के आधार पर निकाला। किसी ने कहा कि लड़कियां ज्यादा क्या कहते हैं एटीट्यूड रखती हैं मैथमेटिक्स टीचिंग में, और क्या कहते हैं मेल टीचर कम है, तो हमने कहा दूसरा रिसर्च देखा, तीसरा तो अच्छा भाई महिला टीचर्स जो हैं मैथमेटिक्स क्या कहते हैं टीचिंग में, खासतौर से कैलकुलेशन वाले पार्ट पे उनका ज्यादा एटीट्यूड दिखाई दिया, उनका ज्यादा एप्टीट्यूड दिखाई दिया, और पुरुष टीचर कम दिखाई दिए। तो एक डिफरेंस मिला, इसलिए मैंने भी अपने रिसर्च में ऐसे ही रखा है ना। लेकिन वो चीज कब हो, कंडीशन क्या होगी? कंडीशन का मतलब पहला जो एक्शन है, इसीलिए हमारा हाइपोथेसिस इफ एंड देन पर चलता है। यदि मैं वो करूंगा तो वो होगा। फॉर एग्जाम्पल एक साइंस का रिसर्चर अगर लैब में जा रहा है और लैब में जाके कहता है कि अगर मैं हाइड्रोजन में 2 परमाणु क्रमांक मिलाऊंगा और उसके साथ O को ऑक्सीजन को मिला दूंगा तो पानी बनेगा, यानी इतना एक्शन करेगा तब वो टेंटेटिव रिजल्ट आएगा। ध्यान रखिएगा। इफ रिसर्चर मेजर द मेंटल हेल्थ, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्या कहते हैं अचीवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दी, जो भी आपको करना है, इफ यदि आप मेजर करेंगे तब क्या होगा, उस कंडीशन को पहले रखें और टेंटेटिव आंसर आएगा। फिर तो कार्य कारण संबंध का यहां पर देखिए सीधा रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारे हाइपोथेसिस में, और दुर्भाग्य से ऐसा हाइपोथेसिस हम नहीं बना रहे हैं, न बना। क्यों? क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं दूसरे का, एक दूसरे से, और कितनी दूर निकलते जा रहे हैं, हाइपोथेसिस के नाम पर एजुम्पशन बना रहे हैं। तो लिखने का तरीका यह है कि ये 2 क्लॉज से रिलेटेड है, फर्स्ट इफ एक्शन से और सेकंड टेंटेटिव सॉल्यूशन देन, यानी राइटिंग स्टाइल इफ देन से स्टार्ट हो रहा है, इफ डॉट 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 देन। अब आपका जो हो इसी में फिट करिए। और हाइपोथेसिस याद रखेंगे हमेशा फॉर्मुलेट होता है वेरिएबल पर। अब हम लोग टर्म लिखने लगे हैं, देखिए कैसे रिसर्चेज हो रहे हैं कि डिफाइन द टर्म। मैं कई आते हैं जचने के लिए, देखता हूं मन दुखी हो जाता है, डिफाइन द टर्म, डिफाइन द कंसेप्ट। वो टर्म और कंसेप्ट नहीं होता। साइंटिफिक रिसर्च का मतलब आप वेरिएबल पर जाएं, वेरिएबल जो वेरी करे, आपको पता है कैसे वेरिएबल होता है। नेक्स्ट सर, अब एग्जांपल लेते हैं कैसे। देखिए फॉर एग्जांपल हमने मान लीजिए एक रिसर्च करना है टीचिंग इफेक्टिवनेस पर, और उस इफेक्टिवनेस के लिए हमने एक टूल लिया। वो टूल जो है कुछ डायमेंशन पे बेस्ड है। जैसे हमने बनाया हाइपोथेसिस इफ टीचिंग इफेक्टिवनेस विल बी मेजर्ड थ्रू टीचर इफेक्टिवनेस स्केल। अब वो टीचर इफेक्टिवनेस स्केल या तो मैंने बनाया या हमने रेडीमेड लिया, किसी का बनाया हुआ, ऑन द डायमेंशन ऑफ। अब देखिए किस डायमेंशन पर वो बना है टूल, प्लानिंग ऑफ टीचिंग, टीचिंग स्किल, सब्जेक्ट नॉलेज, टीचर रोल, बिहेवियर। मतलब हमने यहाँ पे 4 का एग्जांपल लिया, में भी अभी आगे हो सकता है, टीचर रोल, बिहेवियर, देन तब देयर विल बी डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन टीचिंग इफेक्टिवनेस
ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर ऑफ पीजीटी ऑफ फिजिक्स इन केंद्रीय विद्यालय। इसका मतलब जब हम इस डायमेंशन पर इस स्केल से मेजर करेंगे तब जो केंद्रीय विद्यालय में फिजिक्स टीचर के पीजीटीज हैं वो मेल और फीमेल में वो अफेक्टेड होंगे, उससे उनकी टीचिंग इफेक्टिवनेस अफेक्टेड होगी इन चीजों से। ये हमने हाइपोथेसिस बना दिया। अब देखिए ये हाइपोथेसिस जो मैंने बनाया ये मेरा प्रीवियस रिसर्च के ऊपर बेस्ड था, क्योंकि हमने बहुत सारे रिव्यू किए हैं। वो रिव्यू में फाइंडिंग ऐसे आया था कि अफेक्टेड हो रहा था, प्रभावित हो रहे थे और भी चीजों को देख रहे थे। अब सवाल ये है कि अब इस हाइपोथेसिस को, ये तो मैंने दुनिया के कहने पर, दुनिया के बताए हुए रास्ते पर चल के बना लिया, लेकिन जब जाएंगे वहां तो हम एक जज के रूप में रहेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे हाइपोथेसिस को नल फॉर्म में। वो टेस्ट करने के लिए भाई ठीक है, अफेक्टेड है, दोनों है, कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से देखते हैं। इसीलिए हाइपोथेसिस जो है, ये हाइपोथेसिस अपोजिट रिलेशन बनाता है रिसर्च या कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस के साथ। अब अभी आपको समझाएंगे कि रिसर्च हाइपोथेसिस और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस या टेस्टिंग हाइपोथेसिस में कैसे अपोजिट रिलेशनशिप है। यानी अगर एक रिजेक्ट हो रहा है तो दूसरा नॉट रिजेक्टेड है, और अगर एक नॉट रिजेक्टेड है तो दूसरा रिजेक्टेड है। अब ये वर्ड मैं क्यों बार बार यूज कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, रिजेक्टेड एंड नॉट रिजेक्टेड। लोग लिखते हैं एक्सेप्टेड, हाइपोथेसिस है एक्सेप्टेड, ये एज्यूम्शंस होते हैं भैया मेरे, हाइपोथेसिस नहीं होता। अब हमने क्या किया कि ये टेस्ट हाइपोथेसिस हमने देखा, चाहे जो रिसर्च हाइपोथेसिस है या उसको हमने देखा कि हमारे पास दो तरीके से आ रहे हैं। एक तो डायरेक्शनल है, कम ज्यादा के रूप में है, जिसको आप पॉजिटिव निगेटिव भी कह सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो आप नाम दीजिएगा। एक डायरेक्शन देता है एक हाइपोथेसिस जो प्रीवियस रिसर्चेस के आधार पर, जैसे मैंने कहा कि फीमेल का एटीट्यूड ज्यादा था तो वो डायरेक्शन हो गया। और एक देयर इज नो डिफरेंस। अब नो डिफरेंस का मतलब डिफरेंस नहीं है, ये हमने नल घोषित किया। और एक नॉन डायरेक्शनल है कि डिफरेंस है बट कहां है हमको पता नहीं है। तो डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल एंड नल फॉर्म। ये हाइपोथेसिस जो नल फॉर्म में है ये टेस्टिंग हाइपोथेसिस के रूप में आ जाता है, जिसमें μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू 0। यानी एक वेरिएबल, एक पार्ट, दूसरा पार्ट जो है, दोनों को हमने 0 मान लिया है, नलिफाइड कर दिया है। नलिफाइड करना है, फिर से करना है। और इसी चीज को अगर आप देखेंगे संस्कृत में और वेदांत दर्शन में एक वर्ड कहा गया है नेति नेति। देखिए कहीं ना कहीं से फिलॉसफी रिफ्लेक्ट होती है हर जगह। आप साइंस में हैं तब भी फिलॉसफी रिफ्लेक्ट हो रही है गहराई से देखने पर। नेति नेति जिसका अर्थ है भी नहीं भी, नहीं है नहीं है नहीं है। अरविंद जी बैठे हैं, संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, ये बहुत अच्छे से जानते होंगे, और भी संस्कृत के लोग होंगे। नेति नेति मैं उतने गूढ़ तरीके से नहीं जानता, लेकिन रिफ्लेक्शन है नल। वो नेति नेति जो नल फॉर्म में कन्वर्ट हुई साइंस में, बहुत पहले कहा गया रिसर्च में। तो नलिफाइड करना, हमको 0 कर देना, उस चीज को फिर से दोबारा से देखना और देखने की कोशिश करना, ये हमारा नल हाइपोथेसिस में कन्वर्ट होगा। अब हम नल कैसे बनाएंगे, इसी एग्जांपल को देखिए। तो ऊपर तो ठीक है कि इफ टीचिंग इफेक्टिवनेस विल बी मेजर थ्रू टीचर इफेक्टिवनेस स्केल ऑन द डायमेंशन ऑफ प्लानिंग ऑफ टीचिंग, टीचिंग स्किल, सब्जेक्ट नॉलेज, टीचर रोल बिहेवियर, देन देयर विल बी, अब यहां पर हम वर्ड यूज करेंगे, देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट डिफरेंट इफेक्ट। अब यहां पर सिग्निफिकेंट वर्ड यूज कर रहा हूं। सिग्निफिकेंट क्यों? क्योंकि उस सिग्निफिकेंट को हम
कहां से देखते हैं? वो जो स्टैटिस्टिक्स का टेबल बना हुआ है, जो स्टैंडर्ड टेबल बना हुआ है स्टैटिस्टिक्स का, उसके साथ हम कंपेयर करते हैं अपने ऑब्जर्व्ड रिजल्ट को। जो मेरे द्वारा निरीक्षित रिसर्च रिजल्ट आया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद रिजल्ट निकल रहा है, उसको उसके साथ कंपेयर करते हैं। और किसी न किसी डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम, मान लीजिए हमने 0.01 लिया, जिसका अर्थ है कि भाई 99 बार मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ऐसा ही होगा, एक बार बाई चांस की बात है कि मे भी चेंज हो जाए। तो उस रेफरेंस में हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट है या नॉट रिजेक्ट है। तो अगर हमारा स्टैटिस्टिकल टेबल, मान लीजिए हमने टी टेस्ट लगाया और देखा कि टी टेस्ट का 60 लोगों के ऊपर जो वैल्यू है, टेबल वैल्यू है, वो 2.51 है, और मेरा जो रिजल्ट आ रहा है नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद, वो रिजल्ट है 2.69, यानी टेबल वैल्यू से मेरा वैल्यू आगे हो गया। तब हम कहेंगे कि मेरा जो हाइपोथेसिस था वो नॉट रिजेक्टेड है और नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड हो गया। लेकिन सवाल यह है कि स्टैंडर्ड वेस को कैसे हम रिजेक्ट कर सकते हैं, नॉट रिजेक्ट हो जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वो जो टाइप्स ऑफ एरर आते हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, जिसको आप लोग कहते हैं, वो क्रिएट कर देते हैं। अच्छा 1 में नहीं आ रहा तो 0.05 ले लेते हैं, चलो 0.05 ले लिया, उसका टेबल वैल्यू है क्या कहते, नहीं 1.99 ले लिया, चलिए आगे बढ़ा दिया कि 999, 1000 के वैल्यू में 999 बार सही हूं और 100 बार गलत होने के चांसेस है, घट गया, वो वैल्यू बढ़ गई टेबल वैल्यू। तो हमारा टेबल वैल्यू क्या हुआ, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ, नॉट रिजेक्टेड हुआ, और हमारा वो वैल्यू रिजेक्टेड हो गया, मतलब कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। ये काम करके हम अपनी थीसिस को सोचते हैं कि हमने यूरेका किया। यूरेका मतलब प्राप्त किया, इंसाइट किया, है ना, जो क्या कहते हैं, वो चिल्लाया था उत्प्लावन बल के लिए, है ना, यूरेका यूरेका यूरेका, मैंने पा लिया पा लिया। वो यूरेका यहाँ नहीं है, ये मेरा प्री डिसाइडेड है। इसीलिए हम प्री डिसाइडेड रिसर्च जब कर रहे हैं तो हमारा हर कुछ प्री डिसाइडेड होता चला जा रहा है, ये दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट स्लाइड भैया प्लीज। अब इस हाइपोथेसिस का रोल क्या है, आप देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हाइपोथेसिस का, जिसको हम गलत तरीके से पेश कर देते हैं। जिस हाइपोथेसिस को एजम्पशंस को लिखकर हाइपोथेसिस मान लेते हैं, उसका रोल क्या है। कहते हैं कि बिना हाइपोथेसिस के साइंटिफिक रिसर्च शुरू ही नहीं हो सकती। अगर न्यूटन ने सेब के नीचे गिरने के बारे में सोचा न होता तो शायद वो रूल्स न बना पाते, जो लॉ बनाया है उन्होंने नहीं बना पाते। तो हाइपोथेसिस का रोल क्या है, क्रिएट थ्योरी। अब आप जानते हैं थ्योरी कैसे क्रिएट होता है, जब बार बार हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो जाए, सॉरी नॉट रिजेक्ट हो, बार बार नॉट रिजेक्ट हो, तो वो थ्योरी बन जाती है। और जब थ्योरी बार बार नॉट रिजेक्ट हो तो वो प्रिंसिपल बन जाता है। और प्रिंसिपल जब बन जाता है तो उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, उसके जो स्टेप्स होते हैं, वो रूल या लॉ बन जाते हैं कि वैसा वैसा करेंगे। और आप देखिए ब्यूटीफुली, पाब्लो का एग्जाम्पल आपके सामने है, थॉर्नडाइक का एग्जाम्पल आपके सामने है, कैसे इन लोगों ने अपनी हाइपोथेसिस, पाब्लो तो बेसिक एक शरीर विज्ञानी थे, एजुकेशनिस्ट नहीं थे। अब कहाँ खोज रहे थे, कहाँ चले गए, वो लार के ऊपर काम कर रहे थे, हाइपोथेसिस बना रहे थे और उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि घंटी बजाएंगे तो उसकी लार गिरेगी, घंटी बजाएंगे तो लार गिरेगी। एक दिन घंटी नहीं बजी, फिर भी लार गिर गया और उन्होंने निकाल दिया, थ्योरी निकाल दिया, कंडीशनिंग लर्निंग की थ्योरी निकाल दी, बहुत सारी चीजें आ गई। तो
कहने का अर्थ ये है कि थ्योरी क्रिएट करने में, प्रिंसिपल क्रिएट करने में, लॉ और रूल क्रिएट करने में, जो कि हम फंडामेंटल रिसर्च के माध्यम से कर सकते हैं, उसमें हाइपोथेसिस की रोल होती है। सेकंड थिंग, जो हाइपोथेसिस के थ्रू हमने थ्योरी, प्रिंसिपल, रूल, लॉ निकाला है, उसको एनालिसिस करके उसकी यूटिलिटी को जानना, उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसको रिफॉर्म करना, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, और इसको हम थ्रू अप्लाइड रिसर्च के थ्रू माध्यम से कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन सब्जेक्ट में फंडामेंटल रिसर्च नहीं हो सकती, अप्लाइड रिसर्च हो सकती है। उस अप्लाइड रिसर्च का तीनों नेचर नॉलेज का, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल और साइंटिफिक, तीनों रिसर्च हो सकते हैं और प्रोसेस हो सकता है। आज इसके माध्यम से एक जरूर चीज पूछूंगा, मैं पढ़ रहा हूं बहुत दिन से, कि रिसर्च में सर्वे कैसे एक मेथड बन गया, जबकि सर्वे का काम केवल और केवल डेटा कलेक्ट करना है, इसके अलावा सर्वे का कोई काम नहीं है। थ्योरेटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आप रिव्यू के थ्रू करते हो, बहुत सारे क्या कहते हैं बुक्स के आधार पर करते हैं, क्यूरियोसिटी क्वेश्चन होता है, रिफ्लेक्शंस होते हैं, आप डिफाइन करते हैं, उन सब के बाद आप टूल लेते हैं, और उस टूल के लेने के बाद आप फील्ड में जाते हैं, और उस फील्ड में जाने के बाद ही डेटा कलेक्शन होता है। और डेटा जैसे कलेक्ट हुआ, उसका सर्वे का काम खत्म हो जाता है। देन फिर आप एनालिसिस करते हैं या सिंथेसिस करते हैं, या चाहे जो क्वालिटेटिव फॉर्म हो या क्वांटिटेटिव फॉर्म, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, और देन अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करते हैं। यानी अगर हम रिसर्च की 3 फेज रखें, फर्स्ट फेज थ्योरेटिकल एस्टेब्लिशमेंट या वहां टूल डेवलपमेंट तक की बात, सेकंड फेज डेटा कलेक्शन, एंड थर्ड फेज एनालिसिस, तो कैसे सर्वे रिसर्च की एक मेथड बन गई। अगर आप में से कोई जानेगा तो जरूर हम डिस्कस करना चाहेंगे उनसे कि हम कैसे, मेरा मन बड़ा विचलित होता है, या हो गया, या मुझे नहीं पता है कि सर्वे कैसे मेथड है। हम आज तक डर के मारा साइंटिफिक या नॉन साइंटिफिक रिसर्च का मेथड ही यूज करते हैं। साइंटिफिक का मतलब एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, या क्या कहते हैं उस डिजाइन में भी बहुत सारे डिजाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंट वो, और नॉन एक्सपेरिमेंट में हम चाहे केस स्टडी कर लें, चाहे केस हिस्ट्री कर लें, चाहे क्या कहते हैं डेटा कलेक्ट करके फील्ड से ले आए और उसको जो है फील्ड क्या कहते हैं वो करें, डेटा लेकर के वो करें, एनालिसिस करें। तो साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक प्रोसेस, नॉन एक्सपेरिमेंट प्रोसेस अपना करके हम रिसर्च करते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे प्रोसेसिंग हैं, नॉर्मेटिव हैं। तो ये एक तरीका है रिसर्च में हाइपोथेसिस का। बट प्लीज ये मत लिखिएगा कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑन क्रिएटिविटी ऑफ मैथमेटिक्स। ये अगर लिखा तो अधूरा हो गया और वो एज्यूम्शन में बन गया, और एज्यूम्शन को प्रूव किया जाता है। एज्यूम्शन वो होते हैं जो ब्रॉडर थिंकिंग रखते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर मैं 5000 पूर्व जाकर के वैदिक काल में देखें गुरु की स्थिति को, तो एज्यूम कर सकते हैं कि गुरु की स्थिति उत्तम थी, और इस उत्तम थी कि एज्यूम्शन पर हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट खंगा लेंगे, बहुत सारे चीजों को देखेंगे, और एविडेंस देते देते, लॉजिक देते देते प्राप्त करेंगे कि वास्तव में वहां पर गुरु जी की स्थिति बहुत उच्च थी, उच्च स्तर के गुरु थे, जिनको नॉलेज था। नॉलेज के रेफरेंस में गुरु पर्याय था गुरु का, गुरु और नॉलेज एक दूसरे के पर्याय थे, ये सिद्ध होता है। तो प्रूव करते हैं एज्यूम्शन के थ्रू। बट हाइपोथेसिस में हम टेस्ट करते हैं हाउ मच, कितना लेवल पर जाकर के वो ठीक हो रहा, रिजेक्ट नहीं होने के कगार पे है, कितने स्थिति में वो रिजेक्ट हो रहा है। इस बात की चर्चा हम हाइपोथेसिस में करते हैं। और मुझे लगता है कि एजुकेशन में चूंकि लोग मेथोडोलॉजी से परिचित होते हैं तो उनको थोड़ा ज्यादा समझ में है। अगर दूसरे सब्जेक्ट के लोग हैं, लाइक संस्कृत, प्योर संस्कृत के लोग हैं,
तो अगर वो अपने विषय में काम कर रहे हैं तो फिलोसॉफिकल रिसर्च या साहित्यिक रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती। उनकी जो गहराई होती है फेनोमेनोलॉजी की, जिसमें वो लैंग्वेज को एनालिसिस करते हैं, शब्दों को एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसकी मीनिंग क्रिएट करते हैं, उस मीनिंग की सार्थकता को देखते हैं। ऐसे में उनका जो एनालिसिस का तरीका होता है वो बहुत सारे मेथड्स यूज होते हैं, जैसे जानने की विधि, क्या कहते हैं, डायलॉग की विधि, दर्शन की। आप डायलॉग देखते हैं, पहले कैसे डिबेट होते थे, शास्त्रार्थ होते थे, और हमारे यहाँ के जो शंकराचार्य होते हैं वो एक लंबी शास्त्रार्थ के बाद उच्च स्तर के पोस्ट को वो करते हैं, सुशोभित करते हैं। तो शास्त्रार्थ की हमारी पुरानी विधि है, डायलॉग जिसको हम कहते हैं, डिस्कशन जिसको कहते हैं, उन सब से हम अपने विषय वस्तुओं को ऊंचाई पे ले जाते हैं। थैंक यू।